अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था एबनॉर्मल गेन का एक सवाल। एबनॉर्मल गेन का एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, इसमें एक तो पुरानी बताई हुई बात मैंने रिवाइज़ कराई कि आप भूले हैं कि याद है। मैंने पिछले चैप्टर में एक चीज़ सिखाई थी कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, यानी जो हम वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो हिस्सा बन रहा था, वो कौन सा एफओएच था? वर्क इन प्रोसेस में कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? एफओएच एक्चुअल वाला कि अप्लाइड वाला? अप्लाइड वाला। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर अप्लाइड एफओएच ने आना है। ये डबल एंट्रीज वाले चैप्टर में बताया था। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाया था, उसमें डेबिट साइड पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच आ रहा था। तो वही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। तो हमने प्रोडक्शन की कॉस्ट में एफओएच एक्चुअल वाले नहीं, अप्लाइड वाले यूज़ करने। तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, और अप्लाइड एफओएच 60,000। 64,000 नहीं, 60,000 माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू। नॉर्मल लॉस कितना? 4,000 यूनिट्स में से 7%, 4,000 में से 7% नॉर्मल लॉस हो जाना चाहिए था। कितना? 4,000 का 7% 280। तो 280 यूनिट्स नॉर्मल लॉस, और एक से कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि जब एक्चुअली लॉस हुआ ही कम है तो फिर हम ऊपर फिर भी पूरे 280 क्यों लिख रहे हैं? तो हमने ऊपर 280 ही लिखना है, क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ नॉर्मल लॉस की बेस पे निकलेगी। यानी हम जो आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि उतने ही यूनिट्स ज़ाया हुए जितने सोचे थे, जितने होने चाहिए थे, उतने ही यूनिट्स बने जितने बनने चाहिए थे। हम लॉस कम ज़्यादा होने से अपनी पर यूनिट कॉस्ट ख़राब नहीं होने देना चाहते। तो जब पर यूनिट कॉस्ट ख़राब नहीं होने देना चाहते तो ऊपर रिकवरी वैल्यू भी सिर्फ नॉर्मल लॉस की ही लिखनी है। इसलिए चाहे असल में लॉस ज़्यादा हो चाहे कम हो, ऊपर न्यूमरेटर में नॉर्मल लॉस की ही रिकवरी वैल्यू आएगी। आउटपुट कितना? 3850 माइनस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना? हमने इनपुट किए थे 4,000 और सोचा था कि 280 ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन बने हैं 3850। तो 280 तो नहीं ज़ाया हुए, कम ज़ाया हुए। कितने कम ज़ाया हुए? 130। ये एबनॉर्मल गेन है। जितने ज़ाया होने चाहिए थे और जितने एक्चुअली ज़ाया हुए, तो 130 हैं जो कम ज़ाया हुए। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 150 ज़ाया हुए हैं, 280 ज़ाया होने चाहिए थे, तो 130 है ना एबनॉर्मल गेन। 150 ज़ाया हुए, 280 नॉर्मली ज़ाया हो जाने चाहिए थे, तो 130 कम ज़ाया हुए, 130 नहीं ज़ाया हुए, वो एबनॉर्मल गेन है। तो आउटपुट माइनस एबनॉर्मल गेन कितनी आ गई कॉस्ट पर यूनिट? हम्म 63.76।
एक ये रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें इनकम स्टेटमेंट में जो एबनॉर्मल गेन इनकम बनाई है वो कितनी है। तो जो एबनॉर्मल गेन इनकम बनाएंगे हम P&L में 130 यूनिट्स, और तरीका जो अंग्रेजी लिखी हुई थी, इनकी कॉस्ट 63.76 माइनस इनकी जो स्क्रैप वैल्यू है कितनी, 10 रुपये, 10 रुपये ना, ये इनकम बनेगी। कितनी? नाइन 6 9 9 9 6 9 8 9 बस। ठीक। अच्छा, अब इस सवाल को पहले तो ये देख लें कि किया सही है कि नहीं, पहले तो ये देख लेना, फिर उसमें आपके बहुत सारे शकूक व शुबात होंगे, एतराज़ात होंगे, वो मैं अभी एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशंस डन। अच्छा, अब आपको ना मैं एबनॉर्मल गेन में ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें आपके जहन में जो मेरे ख्याल में सवाल आने चाहिए, एक तो ये आना चाहिए कि ऊपर हमने 280 क्यों लिखा, इसका जवाब मैंने दे दिया है कि हम पर यूनिट कॉस्ट, चाहे यूनिट्स एक्चुअली कम ज़ाया हों ज़्यादा ज़ाया हों, हम पर यूनिट कॉस्ट नॉर्मल लॉस डिफाइन ही इसलिए किया है कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी नॉर्मल लॉस पे बेस्ड होनी चाहिए। क्या मतलब नॉर्मल लॉस पे बेस्ड होनी चाहिए? कि जितने यूनिट्स हमने ज़ाया सोचे थे उतने ही ज़ाया हुए। ये जवाब तो दे दिया। उसके अलावा एक सवाल हो सकता है कि एबनॉर्मल गेन को इनकम क्यों बना रहे हैं, ये तो वो लॉस है जो हुआ ही नहीं, मतलब एक चीज़ जो है ही नहीं उसको हम इनकम बना रहे हैं। और दूसरा सवाल ये होगा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं इनकम बना रहे हैं, तो जब लॉस ही नहीं हुआ तो उसकी रिकवरी वैल्यू कहाँ से आ गई? मैंने रिकवरी वैल्यू भी माइनस कर दी। जब लॉस ही नहीं है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहाँ से आ गई? ये दो सवाल मुझे लगता है कि आपके होंगे, इनका जवाब दे देता हूँ। इसके अलावा भी कोई सवाल हुए तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अच्छा, इन दो सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको दो सवाल और करवा रहा हूँ, तो फिर इनके जवाब मिल जाएगा। तो ये इसी में ही हम एबनॉर्मल गेन में ही है, तो दो सवाल और लिख लेते हैं। अभी एक सवाल किया, एक और लिखें सवाल। Following data relates to process 1. Following data relates to process 1 for the month of May. Following data relates to process 1 for the month of May.
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ₹2,00,000, 200,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100,000, 1,00,000। FOH is applied. FOH is applied at 60% of direct labor cost. FOH is applied at 60% of direct labor cost. नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, 10%। नॉर्मल लॉस है 10%। इनपुट 5,000 यूनिट्स हैं, इनपुट है 5,000 यूनिट्स। और यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट वो हैं 4,700 यूनिट्स, 4,700 यूनिट्स। अच्छा, अब रिक्वायर्ड वो है जो मैं करने लगा हूं, बस देखें मैं क्या कर रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई तो बस नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल कितना? 2,00,000। डायरेक्ट लेबर 1,00,000। FOH 60,000। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है नहीं, डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है 4,700। एबनॉर्मल लॉस है कि गेन है? गेन ही होगा, गेन पढ़ा रहा हूँ, गेन ही होगा, लेकिन फिर भी 10% लॉस होना चाहिए था, यानी 500 यूनिट्स लॉस होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली कितना लॉस हुआ 300। तो 500 होना चाहिए था, एक्चुअली 300 हुआ। कितना नहीं हुआ? 200। ये एबनॉर्मल गेन है। देखिए आंसर कितना है। हम्म, 80। अच्छा, जो FOH है ये मैंने अप्लाइड बोल दिया, फर्ज करें एक्चुअल भी इतना ही है। फर्ज कर लेते हैं एक्चुअल भी इतना ही है। हमारी जेब से टोटल कितना कैश आउट हुआ? फर्ज करते हैं ये एक्चुअल ही है। हमारी जेब से एक्चुअल कितना कैश आउट हुआ? 3 लाख। तो एक्चुअल कैश हमारी जेब से 3,60,000 आउट हुआ। अगले प्रोसेस में हमने कितने यूनिट्स भेजे हैं? यहां से कामयाब होके कितने आगे गए हैं? 4,700। एक कितने का है? 80 का। ये तो अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स गए? 4,700। जो ट्रांसफर आउट हुए अच्छे साफ सुथरे बन के वो हुए 4700। एक कितने का? 80 रुपए का। तो कितनी कॉस्ट लगे यूनिट्स अगले प्रोसेस में चले गए? 376। ये तो कुछ जादू नहीं हो गया?
यानी हमने 3,60,000 खर्च करके 3,76,000 कॉस्ट वाले यूनिट्स अगले प्रोसेस में भेज दिए। दोबारा सुने, हमने जो खर्चा किया है वो है ही 3,60,000, हमने खर्च ही 3,60,000 किया है, और हम कह रहे हैं कि अगले प्रोसेस में अब कितनी कॉस्ट के यूनिट्स जा रहे हैं? 376। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? जादू दोबारा देखें। 4700 यूनिट्स, 80 रुपए की एक कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट पर यूनिट निकली, वो देखें लिखा हुआ कॉस्ट पर यूनिट, 80 रुपए पर यूनिट कॉस्ट वाले 4700 यूनिट्स हमने इस प्रोसेस 1 से बना के प्रोसेस 2 में भेजे। तो टोटल कितनी कॉस्ट के यूनिट्स आगे गए? 376। जेब से पैसा खर्च हुआ ही 360 है, तो 376 कॉस्ट वाले यूनिट्स आगे कैसे चले गए? क्यों, कैसे हो गया ये जादू? अच्छा, इस जादू की रीज़न बता रहा हूँ, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतनी गहराई में ना जाए। वैसे तो जाया करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का दिल घबराना शुरू हो जाए तो वहीं से वापस आ जाना। हमने पर यूनिट कॉस्ट इस बेस पे निकाली कि 500 यूनिट ज़ाया हो गए, इससे पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आ गई, जबकि एक्चुअली सिर्फ 300 ज़ाया हुए। यानी पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली हुई इस बेस पे कि सिर्फ 4500 बने, 500 ज़ाया हुए हैं। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 4500 रखा है तो पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा ही आनी थी ना। दोबारा सुने, अगर मैं डिनोमिनेटर में 4700 रखता हूँ तो पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी निकलेगी, एक बड़ी फिगर से डिवाइड करें तो आंसर थोड़ा आएगा। मैं 4500 से, 4500 किधर है ये, मैं 4500 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हम ऐसे निकाल रहे हैं जैसे उतने ही यूनिट ज़ाया हुए जितने होने चाहिए थे, उतने ही यूनिट्स बने जितने बनने चाहिए थे। यानी हम कॉस्ट पर यूनिट खराब नहीं होने देते नॉर्मल लॉस से, अगर ऊपर नीचे लॉस हो तो हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन में सिर्फ नॉर्मल लॉस जितना ही रखते हैं। तो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली 500 यूनिट खराब होने के लिहाज से, जबकि यूनिट्स असल में थोड़े खराब हुए। इन अदर वर्ड्स, हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी कि 4500 यूनिट्स बने, 4500 इंटू 80 करें, $360। हमने 4500 से डिवाइड करके 80 बनाया था, जबकि हम मल्टीप्लाई 80 को किससे कर रहे हैं, तो आंसर ज्यादा ही आना है। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, सही है, गलत नहीं है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें एक यूनिट 80 रुपए का ही पड़ा है, और वो 4700 यूनिट्स जब अगले प्रोसेस में गए, डबल एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट की सेंस तो थोड़ी बहुत है। अगले प्रोसेस में चले गए 376, अगला प्रोसेस डेबिट, कैश जेब से कितना गया हुआ है 360, डबल एंट्री तो पूरी नहीं है। 360 लगा के हमने ज्यादा अमाउंट की चीजें बना ली, जादू हो गया ना। तो फायदा हो गया हमें, खर्चा थोड़ा हुआ, इन्वेंट्री ज्यादा बना ली, तो इस फायदे को इनकम बना ले। कितना फायदा हुआ? 16,000। और अगर ये 16,000 कैलकुलेट करके देखें तो ये वही 200 यूनिट्स इंटू 80। तो इसलिए कहा था कि एबनॉर्मल गेन को इनकम बनाना है, वरना टैली नहीं होगा हिसाब। हम लोग जो यूनिट्स बना के आगे भेज रहे हैं उनकी कॉस्ट हम ज़्यादा रख रहे हैं। ज़्यादा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट ऐसे बनाई जैसे बस 500 ही ज़ाया हुए, जबकि असल में थोड़े ज़ाया हुए। असल में तो पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए थी। देखें, कुछ खर्चे में ज़्यादा चीज़ें बन जाएं तो पर यूनिट थोड़ी पड़ रही है, कुछ खर्चे में थोड़ी चीज़ें बने तो पर यूनिट ज़्यादा बन रही है। तो हमने असल में तो हमें सस्ती चीज़ें पड़ी, लेकिन हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उतने ही यूनिट ज़ाया हुए जितने हमने नॉर्मली सोचे थे, उतने ही यूनिट्स बने जितने बनने चाहिए थे। इस बुनियाद पे पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। हम यूनिट्स कम या ज़्यादा ज़ाया हो जाने से पर यूनिट कॉस्ट का ख़राब होना अफोर्ड नहीं करते। तभी तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है, तभी तो नॉर्मल लॉस है। हर महीने चेंज होता रहेगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए 16,000 इनकम बनेगा। तो नॉर्मल गेन को इनकम क्यों बनाना है, ये रीज़न है। इसको हजम कर लें, फिर अगला सवाल लिखवाता हूं इसके लिए कि एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस कर दी थी।
बस ये रिक्वायरमेंट थी जो किया है, बस ये समझा रहा था कि अब आउट कितनी अमाउंट के हो रहे हैं और अब नॉर्मल गेन कितना बनना है। इसके बारे में जो लिखना था लिख लिया। चलें अगला क्वेश्चन लिखें। जो अगला क्वेश्चन है वो सब सेम है, सिर्फ एक चेंज ये कर रहा हूँ कि अब मैं आपको स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट बता रहा हूँ, वो है 18 रुपये। सारा डाटा रिपीट कर लें या ये कह लें कि सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, बस अब स्क्रैप वैल्यू बता रहा हूँ 18 रुपये पर यूनिट, ₹18 पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट तो निकाले ना। हाँ जी, रिक्वायरमेंट भी सेम है। जी कॉस्ट 78।
अच्छा अब ये सब तो सेम है, सिर्फ हुआ क्या कि नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स हैं? 500 और एक की रिकवरी कितनी? 18। अब जब आप यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 78। तो हम लोग अब जो 4700 यूनिट्स आगे भेज रहे हैं 78 का एक, तो कितने रुपए के यूनिट्स आगे भेज रहे हैं? 3। अब देखते हैं कि कैश का क्या हिसाब किताब बना। कैश हमारी जेब से गया कितना? 360 और कुछ आया भी है। आया क्यों है कैश? क्योंकि स्क्रैप कबाड़िए को बेचा है, गया और इतना आया, तो मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं। कितने यूनिट्स कबाड़िए को बेचे हैं? एक्चुअली कबाड़ियों को कितने बेचे हैं? 300, क्योंकि एक्चुअल लॉस 300 हुआ है और 18 का एक बेचा, तो कितना कैश नेट हमारी जेब से गया? 354,600। ये कैश वाली बात दोबारा देखें, इतना कैश हमारी जेब से खर्च हुआ और इतना कैश हमारी जेब में इन हुआ, तो मैंने इसलिए नेट कर दिया। इन क्यों हुआ? क्योंकि कबाड़ियों को बेचा। कितने बेचे? 500 नहीं, एक्चुअली तो 300 ही खराब हुए हैं, तो इसलिए 300 बेचे, तो नेट कैश जेब से इतना गया। अब एंट्री को टैली करें। 21,000। अब ये 21,400 तभी बनेगा जब हम एबनॉर्मल गेन कितना है? 200। 200 को 78 से मल्टीप्लाई करें इतना बनता नहीं, तो हम करेंगे 78 माइनस 18। नहीं, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। अरे 66,600। ये बनता है 12। अगर यहां से माइनस नहीं करेंगे तो 12 नहीं आएगा। अच्छा, इसकी एक और रीज़न सुने। देखें, अगर एक रीज़न डबल एंट्री बैलेंस करने के लिए मजबूरी है, ये एक रीज़न हो गई। रीज़न किस बात की बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि इसमें से हम माइनस क्यों कर रहे हैं। पहले मैंने ये जवाब दिया था कि इनकम क्यों बना रहे हैं, वो पिछले सवाल में समझा दिया। अब बता रहा हूँ कि इसमें से एक रिकवरी माइनस क्यों कर रही है, हालांकि 200 की तो रिकवरी है ही नहीं। इसका जवाब देने लगा हूँ। एक वजह डबल एंट्री टैली करनी है, यानी अगर कोई वजह समझ ना आए तो ये वजह। एक और वजह बताता हूँ। हम एबनॉर्मल गेन को इनकम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पिछले सवाल वाला डेटा 4500 बनने चाहिए थे, वो तो बने ही हैं। 200 ज़ाया होने चाहिए थे, वो भी ज़ाया नहीं हुए और बन गए पिछले सवाल में। नुकसान होना चाहिए था, नहीं हुआ। नुकसान होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकम कह रहे हैं। तो यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट्स ज़ाया होने चाहिए थे, नहीं हुए, तो ये इनकम है। इसलिए एबनॉर्मल गेन को इनकम बना रहे हैं। इसकी रिकवरी वैल्यू बीच में से क्यों माइनस कर रहे हैं? रिकवरी वैल्यू इसलिए माइनस कर रहे हैं कि हमें फायदा तो तब होता अगर हम एक्चुअली लॉस कितने होने चाहिए थे? 500। दोबारा सुने, इसको इनकम क्यों बना रहे? इसको इनकम क्यों बना रहे? नुकसान होना चाहिए था, नहीं हुआ, इनकम है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और देखते हैं। 500 यूनिट्स खराब होने चाहिए थे,
500 यूनिट्स ख़राब होते, कबाड़िए को बेचते, इंटू 18 फ़ायदा हो जाता, लेकिन 200 ख़राब नहीं हुए, तो वो जो 200 इंटू 18 करके हमें मिलना था वो नहीं मिला, फ़ायदा होना था नहीं हुआ, तो उसको अपना नुकसान मान लें, वो इसमें से नेट कर लेते, ये उसमें से नेट कर लिया। हाँ जी, कॉस्ट में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट हैं कि ये खर्चा होता था अब बच गया तो वो इनकम है, ये बचत होती थी अब नहीं होगी तो वो एक्सपेंस है। ये हम डिसीजन मेकिंग में पढ़ा करेंगे इस तरह से। ये मैंने EOQ पढ़ाते हुए इंटरेस्ट को मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर पैसा हम ना फंसाते तो हम इनकम कमा लेते। फिर नॉशनल रेंट भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि इतना तो हम रेंट दे के ही कमा लेते, नहीं कमा रहे तो वो एक कॉस्ट है। तो कॉस्ट में होते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो ये वजह दोबारा सुन लें, इतना लॉस होना चाहिए था, नहीं हुआ, हमारी इनकम है, लेकिन 200 यूनिट्स फिर कबाड़िए को भी तो बिकने चाहिए थे ना, नहीं बिके, वो नुकसान हो गया, तो 200 इंटू 18 इसमें से नेट कर लिया। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो बस अभी आप कम से कम ये जो सिखा रहा हूँ उसको मान के तो चले ना। जैसे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में सीनियर होते जाएंगे, आपका सीना खुलता जाएगा, तो ये चीज़ें हजम होती जाएंगी। अच्छा, अब अपनी कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब मैं डिफ़िकल्टी लेवल 3 पे चला गया हूँ। डिफ़िकल्टी लेवल 3 पे आ गया हूँ मैं। अच्छा, डिफ़िकल्टी लेवल 3 ये है कि आउटपुट है, लॉसेस नहीं है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अच्छा, जगह मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें चाहे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, यानी मैं अभी सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लाया हूं। वर्क इन प्रोसेस क्यों है? वर्क इन प्रोसेस ये है, बट डायरेक्ट मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस ये है कि इधर प्रोसेस चल रहा था और उधर घड़ी चल रही थी। 31 मार्च रात 12 बजे कितने यूनिट्स पड़े हुए मशीन के अंदर, इतने पड़े हुए जी, तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। और वही अगले महीने प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग हो जाएगा। तो लेवल 3, डिफ़िकल्टी लेवल 3 मैंने ये रखा है कि आउटपुट है वो तो होगा ही होगा, लॉसेस कोई नहीं है, अभी लॉसेस फ़िलहाल रोक लेते हैं। जब वर्क इन प्रोसेस सिखा दूंगा ना, पक्का कर दूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं लॉसेस पे आऊँगा। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और वहाँ जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, क्रॉस। लेवल 1 और 2 में तो मैंने वर्क इन प्रोसेस को ही क्रॉस लगा दिया था ना, यानी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं जिस तरह से आपको लेक्चर नोट्स बनवा रहा हूँ वो सब यहाँ चलेगा। अभी इधर एक कुछ गंदमंद होने लगा, वो सिर्फ समझें, वो मत लिखिएगा। जब हम एक यूनिट बनाते हैं
तो उसको पूरा कंप्लीट करने पे जो टोटल खर्चा आता है वो 20 रुपये आता है, फ़र्ज़ करते हैं। अगर हमने 500 यूनिट्स बनाने शुरू किए और 500 ही बना लिए, मैं कह रहा हूँ कि एक यूनिट जब पूरा बना लेते हैं तो 20 रुपये खर्च होता है। हमने 500 बनाने शुरू किए, 500 ही बना लिए इस पूरे महीने में। और जो टोटल कॉस्ट 20,000 रुपये आई, 10,000 रुपये आई। पर यूनिट कॉस्ट कितनी? 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय 500 कितना? 20 ही आएगा वैसे, 20। ये तो बिल्कुल सीधी सी एक बात थी। हमने 500 यूनिट्स बनाने शुरू किए और 400 बने। जो 100 थे वो भी पूरे नहीं बन सके। अभी ये बन ही रहे थे कि महीने का एंड आ गया। अच्छा, ये मैंने पहले भी बार बार किए, बात आगे भी करता रहूँगा। क्या इसका मतलब ये है कि महीने के शुरू में 500 यूनिट्स इकट्ठे मशीन में डले थे, पूरा महीना वो मशीन में पकते रहे, महीना ख़त्म हुआ तो जब ढक्कन उठाया तो 400 यूनिट्स तैयार थे और 100 भी पक रहे थे? ये मतलब है ये सब काम एक ही वक्त में वन गो में हुआ है? नहीं, हो सकता है 10-10 यूनिट्स 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 आ रहे थे, आते थे, पकते थे, आउट हो जाते थे, आते थे, पकते थे, आउट हो जाते थे। 31 मार्च रात 12 बजे अभी अभी 100 यूनिट्स आए थे पकने के लिए। उनको भी मशीन में पड़े हुए घंटा ही गुजरा था कि 31 मार्च रात 12 बज गए, तो उनको हमने ढक्कन खोल के वर्क इन प्रोसेस कह दिया। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जो टोटल खर्चा हो चुका हुआ था वो हो चुका हुआ था टोटल खर्चा इतना। टोटल खर्चा 9200 हुआ था। ये जो 400 यूनिट्स बन गए, हमें एक यूनिट कितने का पड़ा? 9200 डिवाइडेड बाय 400 कितना? 23। ये सही है या कोई गड़बड़ हो गई है? क्या ये 9200 सिर्फ इन 400 पे खर्च हुआ? फिर इस 100 पे भी तो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है ना। हाँ, अभी ये पक रहा है, अभी इस पे और गैस खर्च होनी है, अभी और वर्कर्स की मेहनत लगनी है, लेकिन कुछ तो खर्च हुआ होगा। तो ये 9200 सिर्फ इन 400 का है, तो इस 9200 को 400 पे डिवाइड करना सही नहीं है। इन 100 पे भी तो है ना। ये कितना हो गया? अब सही है या अब भी कुछ गड़बड़ है? अभी भी गड़बड़ है। इधर आते हैं। 500 यूनिट्स मुकम्मल बन गए। इनको मुकम्मल कंप्लीट करने में 10,000 रुपये खर्च हुआ। 20 रुपये की क्या इंटरप्रिटेशन है? जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो हमें वो 20 रुपये कॉस्ट किया होता है। 20 रुपये क्या है? ₹20 कॉस्ट है पर कंप्लीटेड यूनिट, पर कंप्लीटेड यूनिट। तो फिर ये 20 रुपये कैसे निकला होगा? 10,000 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट्स, तो ही तो ये 20 रुपये पर कंप्लीटेड यूनिट है। ये डिवाइडेड बाय 500 करना क्यों गलत है? क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट्स तो है ही नहीं पूरे 500, कंप्लीटेड तो है ही 400। अच्छा, 9200 ओवर 400 करना फिर क्यों गलत है? क्योंकि 400 तो ठीक है कंप्लीटेड है,
लेकिन 9200 सारा का सारा सिर्फ इन्हीं पे थोड़ी खर्चा है। इन 9200 में से कुछ खर्चा 100 पे हुआ है, कुछ खर्चा 400 पे हुआ है। अब इसमें से कितना 100 पे हुआ है, कितना 400 पे हुआ है, ये नहीं पता। अगर ये पता होता तो उस जो इन पे हुआ है उसको 400 से डिवाइड करते तो पर कंप्लीटेड आ जाता, लेकिन अब नहीं पता। मसला दोबारा सुने। 500 यूनिट्स बनने शुरू हुए, उन पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगे और वो 500 के 500 कामयाब हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ये 500 यूनिट्स जो कंप्लीट हुए, पर कंप्लीटेड यूनिट 20 रुपए खर्च हुए। ये जो 20 रुपए पर कंप्लीटेड यूनिट है, 20 रुपए कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट, 20 रुपए पर कंप्लीटेड यूनिट। तो ये 20 रुपए कैसे निकला होगा? टोटल कॉस्ट रुपी डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड यूनिट्स, तो ही ये 20 रुपए पर कंप्लीटेड यूनिट है। ये 500 के 500 कंप्लीट हुए थे और ये 10,000 सिर्फ इन पे खर्चा आया था, इसलिए ये फार्मूला बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर ये 9200 सिर्फ इन 400 यूनिट्स पे खर्च हुआ नहीं, ये जो 9200 खर्च हुआ है ये इन 400 यूनिट्स पे भी है और इसमें से कुछ खर्चा इन 100 पे भी है। आपने कैफ के 13 पेपर में से, कैफ के 13 है 9 है सॉरी, कैफ के 9 पेपर्स में से 7 पास कर लिए और 2 की अभी आप क्लासेस ले रहे हैं, तो आपका कैफ पे जितना खर्चा आया, आपके पेपर पास 7 हैं, तो उनको टोटल खर्चा मिला के डिवाइडेड बाय 7 करके कह दें कि एक पेपर पे इतना खर्चा आया। कर लें ऐसे, क्यों नहीं? क्योंकि जो 2 अभी पढ़ रहे हैं उन पे भी तो खर्चा किया हुआ है ना, उनकी भी फीस दी हुई है। हाँ, उन पे भी ट्रैवलिंग का खर्चा और अभी आना है, लेकिन अब तक आपका जितना आज तक कैफ पे खर्चा हो चुका वो सिर्फ उन 7 पेपर्स पे थोड़ी था जो पास हो गए। आपके टोटल खर्चे में इन 2 पेपर्स का भी खर्चा शामिल है। तो इस 9200 में इन पे भी खर्च हो चुका हुआ है और इन पे भी तो थोड़ा बहुत खर्च हुआ है ना। इन पे क्या क्या खर्च हो चुका हुआ है? मटेरियल लग चुका हुआ है, कन्वर्जन अभी रहती है, तो इसमें भी कुछ खर्चा इस पे शामिल है। तो 9200 को डिवाइडेड बाय 500 करना इसलिए गलत है क्योंकि हमें निकालनी थी कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट, तो 500 कंप्लीटेड है नहीं, इसलिए यह भी गलत है। और 9200 को 400 पे डिवाइड करना क्यों गलत है? क्योंकि 9200 सारा का सारा 400 पे नहीं खर्च हुआ, तो डिवाइड बाय 400 करना भी गलत है। और अभी मैंने मटेरियल बीच में बोल दिया था, वो मेरी बात डिलीट कर दें। मैं आपको असल में पहले कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, मटेरियल आसान है, मैं पहले कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। तो बस आप ये समझें कि ये कन्वर्जन का खर्चा आया हुआ है। मटेरियल मैंने बीच में बोल दिया था, उसको इग्नोर करें। कन्वर्जन 500 यूनिट्स बनाने पे कन्वर्जन का इतना खर्चा आया, तो पर कंप्लीटेड यूनिट कन्वर्जन का 20 रुपये खर्चा आया। तो यहाँ भी आप कन्वर्जन ही समझें, फिलहाल मटेरियल को इग्नोर। तो ये जो 9200 में लेबर और ओवरहेड्स हैं, ये सिर्फ इन 400 पे खर्च हुए हैं? नहीं, इन 100 पे भी खर्च हुए हैं। ये दोनों ही गलत हैं, कुछ हल निकालना पड़ेगा इसका। अब इसका हल निकालते हैं। आपको सवाल वाले ने बताया होगा, क्या बताया होगा वो समझा रहा हूं नॉलेज के लिए, सवाल में बताया होगा। ये जो 100 यूनिट्स हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर सुन लें, क्या ऐसा हुआ कि इस महीने के शुरू में 500 के 500 इकट्ठे आए, पूरा महीना देगचे के अंदर पड़े रहे, फिर महीना ख़त्म हुआ तो देगचा का ढकना उठाया तो 400 निकल के बाहर आ गए, 100 भी अंदर ही पड़े थे, अभी हमने पकना है, और ये सब इकट्ठे हुए थे? ये पूरा महीना इस प्रोसेस में पड़ा रहे 100? नहीं, 4 घंटे का प्रोसेस था। मटेरियल डला, पका, कढ़ाई में से निकाल लिया, और मटेरियल डला, पका, कढ़ाई में से निकाल लिया, और मटेरियल डाला, पका, कढ़ाई में से निकाल लिया। ये 100 क्या है? जो अभी अभी रात चूंकि 12 बज गए, तो अभी घंटा पहले कढ़ाई में डले थे, 2 घंटे पहले कढ़ाई में डले थे, वो अभी कढ़ाई में मौजूद थे कि उधर से छापा पड़ गया कि जी रात 12 बज गए हैं, तो अब बताएं इस महीने को क्लोज करना है हमने। तो ये उस वक्त मशीन के अंदर पड़े रह गए थे, इसलिए इनको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया। इनको मशीन से निकाल के फेंक दिया? नहीं, ये मशीन में पड़े रहे और अगले ही लम्हे ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाए अगले महीने के।
ओपनिंग क्लोजिंग वाली बात, ओके। अच्छा, अब ये जो 100 यूनिट्स कढ़ाई में पड़े हुए हैं, लेट्स से कि 4 घंटे का प्रोसीजर है, 10 घंटे का प्रोसीजर है, उस 10 घंटे में चीजें पकती रहती हैं और 10 घंटे बाद मशीन का ढक्कन खोल के उन चीजों को निकाल लेते हैं, तो वो पक गई होती हैं। तो एक दफा का प्रोसीजर 10 घंटे का है। ये जो 100 यूनिट्स हैं, इनको अभी मशीन में डले हुए 6 घंटे गुजरे थे, 6 घंटे आउट ऑफ 10 घंटे के ईयर एंड आ गया, तो इनको हमने वर्क इन प्रोसेस कह दिया। ये कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हुए थे? 60%। कैसे? दोबारा सुने, 10 घंटे का इन पे टोटल काम होना था, फिर उन्होंने पक, जैसे माइक्रोवेव ओवन में चीज़ रखे ना, उसको हमने 2 मिनट का टाइम दे दिया, तो वो उसका प्रोसेस टाइम है। 2 मिनट खत्म होंगे, चावल गर्म हो गए, बाहर निकाल लिए, चीज़ पक गई, बाहर निकाली, केक बेक हो गया, बाहर निकाल लिया। लेकिन उस 2 मिनट के टाइम में से अभी 1 मिनट गुजरा है, तो उनकी जो पकना था वो भी आधा पके हैं। तो जो प्रोसेस की ड्यूरेशन थी उसमें से भी कुछ टाइम गुजरा था कि मंथ एंड आ गया, तो हमने इन 100 को क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया। तो ये मैंने जो मिसाल दी है, ये कितने परसेंट कंप्लीट कहलाएंगे? 60%। आपको ये परसेंटेज गिवन होगी सवाल में। अब सवाल में दिया हुआ है कि ये जो 100 थे ये 60% कंप्लीट थे। अब देखें पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूं मैं। अच्छा, जो आपको समझाने लगा हूं मैं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालना, वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँगा, एक इक्वेशन बना के समझाऊंगा, लेकिन आपने सवालों में इक्वेशन बना के नहीं चलना। मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा, आपने उससे करना है। दोबारा सुने, ये तरीका भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करने क्या जा रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। ये भी तरीका गलत, ये भी तरीका गलत। तो मैं आपको अब सही तरीका सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन से समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए इक्वेशन से समझा रहा हूं। एक बार समझ आ गया आपको, आप ईमान ले आए कि हाँ ये सही तरीका बताया सर ने। जब ईमान ले आएंगे तो वो इक्वेशन को वहीं छोड़ देना। मैं एक फार्मूला बताऊंगा, आपने पेपर में वो फार्मूला सॉल्व करना। उसकी भी वजह है, मसलियत है उसके अंदर। बड़े बूढ़ों की बात मान लें, मसलियत उसमें है। तो अभी सिर्फ मैं आपको जो इक्वेशन बता के कराने लगा वो सिर्फ नॉलेज समझाने के लिए। एक बार जब समझ आ गई, ईमान ले आए, उसके बाद जो फार्मूला बताऊंगा वैसे करना। हम फाइन क्या करने लगे? पर यूनिट कॉस्ट के जो यूनिट कंप्लीट हो जाता है उस पर टोटल कितने रुपए खर्च हुए होते हैं। फर्ज कर लें वो रुपए एक्स हैं, 400 यूनिट्स पे वो एक्स पूरा लग चुका हुआ है कि नहीं? कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट्स को मैं एक्स कह देता हूं, जो यहां पर 20 रुपए थी। 400 यूनिट मुकम्मल पक गए ना, तो इन पे एक्स पूरा लग चुका है या नहीं? पूरा लग चुका है। तो 400 इंटू एक्स। इन 100 यूनिट्स पे अभी एक्स कितना लगा है? 60%। इसका आंसर कितना आना चाहिए? एक यूनिट पे इतना खर्चा होना चाहिए था, 400 पे टोटल इतना, इन 100 पे इतने खर्चे का 60% होना चाहिए था। तो इन सब का ग्रैंड टोटल कितना होना चाहिए था? 9200। ये यहां से x निकाल सकते हैं। 400 प्लस 100 इंटू 0.6, ये कॉमन ले लिया, 9200। ये कितना बन गया? 400 प्लस 60 x 9200। तो x इज इक्वल टू, नहीं यार, 9200 डिवाइडेड बाय 460, क्या इंटरप्रिटेशन है 20 की? कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट।
जो यूनिट मुकम्मल हो चुका होता है उस पर 20 रुपये खर्च हो गए होते हैं। तो 400 यूनिट चूंकि मुकम्मल हो गए हुए थे तो इन पे 20 रुपये खर्च हो चुका था। 100 यूनिट पे पूरा 20 खर्च हुआ हुआ था। 20 का कितना? इन पे 1200 खर्च हुआ हुआ था, तो मिला के 9200 बना हुआ था। ये सारी कहानी क्या ढूंढने के लिए थी? ये 20 रुपये। इस सारी कहानी को दोबारा बताता हूँ, ये अलहदा था बीच में। एक सवाल ये बनाया था कि 500 यूनिट्स पे काम शुरू हुआ और 500 के 500 बन गए और इनके ऊपर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 10,000 रुपये आई। चूँकि ये 10,000 खर्च करके पूरे 500 यूनिट बन गए तो एक यूनिट को कंप्लीट करने में कितनी कन्वर्जन लगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 500, 20 रुपये। क्या इंटरप्रिटेशन है कि जो एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है उस पर 20 रुपया खर्च हुआ होता है। कैसे निकला 20? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय 500 कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड, तो ये आ गया 20 रुपये पर कंप्लीटेड यूनिट। यही कॉस्ट पर यूनिट होती है कि जो यूनिट मुकम्मल हो जाता है, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, इसी को कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट कहते हैं। यही कॉस्ट पर यूनिट है, यही निकाल रहे हैं पिछले 2 क्लासों से। फिर मैंने इस सवाल को छोड़ के एक और सवाल बनाया और ये कहा कि इन तो हुए थे 500, लेकिन उसमें से पूरा महीना एंड होने के बाद रिजल्ट ये है कि 400 बन के आउट हो गए हुए हैं, 100 अभी भी इन प्रोसेस और इस पे पूरा 9200 खर्च हुआ है। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए 9200 डिवाइडेड बाय 500 करना क्यों गलत था? क्योंकि ये 500 पूरे कंप्लीट नहीं थे। और 9200 सिर्फ 400 करना क्यों गलत था? क्योंकि 9200 इस पूरे 400 पे खर्च नहीं हुआ था, इसमें से कुछ 100 पे खर्च हुआ था, कुछ 400 पे खर्च हुआ था। तो ये दोनों तरीके गलत थे। इसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी। इक्वेशन जब बना के दी कि अगर हम ये मान लें कि ये चूंकि हमें नहीं पता तो ये x है, तो जो 400 यूनिट्स हैं चूंकि वो कंप्लीट हैं तो उन पे पूरा x लग चुका हुआ था। 400 इंटू एक्स, x क्या है? कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट। ये चूंकि कंप्लीटेड थे तो इसको इंटू एक्स कर दिया। ये चूंकि 60% कंप्लीटेड थे तो जो 20 रुपए लगने चाहिए थे इस पे अभी सिर्फ 20 रुपए का 60% लगा हुआ था, तो 0.6x। और ये टोटल खर्चा 9200 के बराबर आना चाहिए था। तो यहां से मैंने इक्वेशन बना के ये x निकाला। ठीक है, ये पर कंप्लीटेड यूनिट कॉस्ट आ गई। आपने एग्जाम में ये इक्वेशन बना के नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने ये करना है, आप ये कहेंगे अच्छा ये सारा कुछ सिर्फ समझिए, ये मैं जितना गंद मचा रहा हूँ ये समझिए, ये लेक्चर नोट्स में नोट मत कीजिएगा। इस पे गंद मंद में क्या नोट करेंगे? ये सब क्या लिखेंगे आप? फिगर्स तो नोट कर लेंगे लेकिन ये क्या है? तो ये ज़बानी समझा रहा हूँ, काफ़ी है, समझ जाएं। फिर मैं आपको नोट्स तो बनवा ही रहा हूँ यार साफ सुथरे से। अच्छा, एग्जाम में 20 रुपए कैसे निकालेंगे? आप एग्जाम में 20 रुपए इक्वेशन बना के नहीं निकालेंगे। आप एग्जाम में क्या करेंगे? आप एग्जाम में करेंगे कि 400 यूनिट्स कंप्लीट हुए, ये 20 रुपए पर कंप्लीटेड यूनिट कैसे निकल आया? जब हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया 500 कंप्लीटेड यूनिट से ना, तो कंप्लीटेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट निकलेगी। करेंगे आप एग्जाम में ये कि 400 तो कंप्लीट हैं, जो 100 हैं इन पे खर्चा 60% आया है। जितना कंप्लीटेड यूनिट पे खर्चा आना था उसका 60% आया है। हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि 100 यूनिट्स पे 60% खर्चा आना इज इक्विवेलेंट टू 60 यूनिट्स पे पूरा खर्चा आना। 100 यूनिट्स अगर 60% कंप्लीट हो तो उन पे उतना ही खर्चा आया होगा कि 60 यूनिट्स पूरे हो गए होते तो खर्चा आता। मल्टीप्लाई कर लिया तो हम कहेंगे कि 400 यूनिट्स पूरे बने हैं और 100 यूनिट्स 60% कंप्लीट इज इक्विवेलेंट टू 60 यूनिट्स कंप्लीट। क्या असल में 60 यूनिट्स बने? नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। तो सवाल में आप क्या कर रहे होंगे, जो मैं पूरा फॉर्मेट बना के दूंगा आपको, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। सवाल में आप क्या कर रहे होंगे कि 400 यूनिट्स मुकम्मल बने हैं और 100 यूनिट्स अधूरे
इज इक्विवेलेंट टू 60 यूनिट्स पूरे। तो कितने पूरे हो गए? 460। तो 9200 खर्चा है 460 कंप्लीटेड यूनिट्स पे, तो 20 रुपए पर कंप्लीटेड यूनिट्स आंसर आ गया। बात समझ आई कुछ? ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी ना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के कितने % कंप्लीट था, ये सारा रफड़ था कन्वर्जन की वजह से। जो मटेरियल कॉस्ट आई होगी वो तो इन 100 पे पूरी की पूरी आई गई होगी ना, क्योंकि मटेरियल प्रोसेस में डलता है तो काम शुरू होता है ना। तो इन 100 यूनिट्स पे भी और इन 400 यूनिट्स पे भी मटेरियल कॉस्ट तो पूरी आ चुकी है, या वो भी आनी है अभी? मटेरियल कॉस्ट पूरी आ चुकी है। फर्ज करते हैं मटेरियल कॉस्ट 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये कितने यूनिट्स पे लगने वाली कॉस्ट है? 500 पे। तो अगर हमें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 500 करना है, लेकिन कन्वर्जन निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 460 करना है। तो इससे पहले तक जितने सवाल किए थे उनमें हम सबको मिला के एक ही पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे थे। न्यूमरेटर में मटेरियल कॉस्ट भी थी, कन्वर्जन कॉस्ट भी थी, एक पर यूनिट कॉस्ट निकल रही थी। लेकिन अब हमें मजबूरन पर यूनिट कॉस्ट 2 टुकड़ों में निकालनी पड़ेगी। मटेरियल का कंपोनेंट अलग, कन्वर्जन का कंपोनेंट अलग। क्यों 2 टुकड़े करने पड़े? क्योंकि मटेरियल इन पूरे के पूरे पे पूरा लगा हुआ है तो डिवाइडेड बाय 500, लेकिन कन्वर्जन में अभी वर्क इन प्रोसेस पूरे कंप्लीट नहीं है, तो हमें मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी और कन्वर्जन की पर यूनिट कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों अलग निकालनी पड़ रही है? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर फर्क है। अगर ये भी 500 होता, ये भी 500 होता, तो हम 40,000 और 9200 को इकट्ठे करके 500 से डिवाइड कर लेते, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 500 है और इसका 460 है, इसलिए इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये जितनी मैंने भी सारी मेहनत की है, अगर कच्चा कच्चा भी दिमाग में रह गया है ना तो बहुत है। अभी हमने इसके सवाल करने हैं, पक जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने सारा कुछ समझाया है, कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, लेकिन वो बच्चे जिनके कख भी पल्ले नहीं पड़ रहा तो वो इस पिछली 15-20 मिनट की डिस्कशन को भूल जाएं। जो फार्मूले लिख के दे रहा हूँ वो याद कर लें, सवाल हो जाएगा। अभी आपके नोट्स बना के दे रहा हूँ। चूंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पार्शियली कंप्लीट होता है कन्वर्जन के हिसाब से और पूरा कंप्लीट होता है मटेरियल के हिसाब से, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट हमें 2 फॉलोइंग कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
इस काम के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, जिस वर्किंग को कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। और यूनिट्स का वर्ड ना भी लिखें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी काफ़ी है। अच्छा, किस चीज़ का डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर? ये मैंने लिखा है टू डिटरमिन द डिनोमिनेटर। पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो उसका डिनोमिनेटर होगा ना, तो वो डिनोमिनेटर यानी यूनिट्स निकालने के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी यहाँ लिखा था ना, 400 पूरे और 60 इक्विवेलेंट पूरे, 460 ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहलाता है। इसका मैं एक फॉर्मेट बताने लगा हूँ, ये आपने फॉलो करना है। इक्वेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि आगे चल के जब इसमें मसले आएंगे ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आएगा, लॉसेस भी आएंगे, तो फिर आपसे इक्वेशन हैंडल नहीं होगी और ना ही एग्जामिनर को समझ आएगी आपकी बनाई हुई इक्वेशन। तो आपको जो फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये बड़े बूढ़ों के बनाए हुए फॉर्मेट्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। तो जो अभी पिछली 20 मिनट मैंने कहानी सुनाई है, अगर किसी कमज़ोर दिल बच्चे को नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, ऐਵੇਂ ही बस मैं शुगर लगा रहा था। जो फॉर्मेट सब बता रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिएगा, सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा तो हमें कन्वर्जन के एतबार से पार्शली कंप्लीशन की वजह से एक पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकालनी, 2 टुकड़ों में निकालनी है। हाँ, बाद में दोनों को ऐड कर लें तो पर यूनिट बन जाएगी टोटल, लेकिन कैलकुलेट टुकड़ों में करनी पड़ेगी। और टुकड़ों में कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर हमें इन दोनों के अलग अलग चाहिए होंगे, जो कि हमें एक वर्किंग से मिलेंगे। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए सवाल।
Following information relates to process 1. Following information relates to process 1 for the month of May. अब इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है 90,000, 90,000 और ब्रैकेट में लिखिए 10,000 यूनिट्स। ये 10,000 यूनिट्स क्या हैं? डायरेक्ट मटेरियल के साथ जो बताए हैं इनपुट, जो इस महीने का इनपुट है। अच्छा, ये 10 के 10,000 यूनिट्स इस मई के महीने में पहले दिन सारे इकट्ठे आए थे, मशीन में डले थे? नहीं, ये पूरे महीने के टोटल इनपुट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इस क्लास में इस साल में राइज में 3,000 बच्चों ने कॉस्ट में एडमिशन लिया, तो 3 के 3,000 ने इकट्ठे नहीं लिया है, मुख्तलिफ सेक्शन थे, मुख्तलिफ सेशंस थे, पूरे साल में मिला के टोटल 3,000। तो डायरेक्ट मटेरियल का क्या बता दिया, 90,000 और 10,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट है 65,000, 65,000। आउटपुट (8200 यूनिट्स), 8,200 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है आउटपुट कितना है? हाँ, तो 1800। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1800 यूनिट्स। अब इन 1800 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखिए 100% मटेरियल, 60% कन्वर्जन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इन 1800 यूनिट्स पे मटेरियल तो कंप्लीट लग चुका हुआ है 100%, ये मटेरियल के एतबार से मुकम्मल है, 100% है, लेकिन कन्वर्जन इन पे अभी 60% लगी है, तभी ये वर्क इन प्रोसेस है। रिक्वायर्ड है मुझसे नंबर 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है मैंने। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये एक टेबुलर वर्किंग है और आप यही फॉलो किया करेंगे। अगले लेक्चर्स में जाते जाते
इसमें लाइनें और बढ़ जाएंगी, लाइनें रोज और बढ़ जाएंगी, लेकिन कॉलम्स इतने ही रहेंगे। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, और इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल और कन्वर्जन। हाँ खैर आगे चल के कॉलम भी एक बढ़ जाएगा। सब्सिक्वेंट प्रोसेस में जब जाऊंगा ना तो इन 2 की जगह 1 कॉलम और 3 कॉलम आ जाएंगे। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल और कन्वर्जन। अभी आज चूंकि पहली दफ़ा ये सिखाने लगा हूं तो अभी तक इसमें 2 लाइनें हैं। एक लाइन है इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स की, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं? 18,200। ये आउटपुट है ना, ये बने। और ये मटेरियल और कन्वर्जन के लिहाज से कितने % कंप्लीट है? ये 18,200। कैलकुलेट क्या कर रहे हो? ये 18,200 मटेरियल और कन्वर्जन के एतबार से कितने कंप्लीट हैं? इनमें कुछ और काम बाकी है अभी या हो चुका हुआ? 100% है ना, ये दोनों के एतबार से 100% है क्योंकि ये कंप्लीटेड हैं। तो ये मटेरियल के एतबार से भी इफेक्टिवली इक्विवेलेंट 18,200 ही हैं और कन्वर्जन के एतबार से भी 18,200 ही हैं क्योंकि ये तो मुकम्मल बने हैं। ये मैं वर्किंग क्यों कर रहा हूँ? जो इसका आंसर निकलेगा क्या काम करूंगा उससे? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डिनोमिनेटर, वो जो भी पहले मैंने समझा रहा था कि हम 460 से डिवाइड करेंगे। 460 मैंने कैसे निकाला था कि 400 पूरे और 100 60% इज इक्विवेलेंट टू 60 पूरे। ये मैं वो काम करने लगा हूं। दूसरी लाइन आएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 1800, लेकिन मटेरियल और कन्वर्जन के एतबार से इनमें फ़र्क है। मटेरियल के एतबार से ये 100% कंप्लीट है, यानी इन पे मटेरियल का काम हो चुका है पूरा, लेकिन कन्वर्जन के एतबार से ये 60% कंप्लीट है। तो इन 1800 का 100% यहाँ लिखूंगा और इन 1800 का 60% यहाँ लिखूंगा। कितना? अगर वो पिछला डाटा याद है ना, नहीं याद तो आप वो थोड़ा रिवाइंड करके देख लें। मैं जब भी समझा रहा था कि 9200 खर्च हुआ, जिनमें से 400 यूनिट्स मुकम्मल हो गए और 100 जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, 60% कंप्लीट हुए हैं। तो 9200 को डिवाइड किया था मैंने 460 से। 460 से डिवाइड किया था तो पूरा 20 आया था। 460 से क्यों डिवाइड किया था? 400 मुकम्मल थे और 100 पे 60% काम हुआ था, और 100 पे 60% काम हुआ इज इक्वलेंट टू कि 60 यूनिट्स पे पूरा काम हुआ। ये वो काम किया मैंने। अब ये हमारे पास 2 डिनोमिनेटर आ गए, ये बन गया 20,000 और ये बन गया 19,280। अभी जो कुछ देर पहले काम कर रहा था, ये 400, ये 400, ये 100 और ये 60, 400 और 100 पूरा 500, 400 और 60 460। मटेरियल कॉस्ट को डिवाइड मैंने 500 यूनिट से किया था, ये उसका डिनोमिनेटर आ गया, और कन्वर्जन को मैंने 460 से किया था, ये कन्वर्जन का डिनोमिनेटर आ गया। अभी जो मैंने पिछला डाटा कहा था ना, वो मैं बोल वो रहा हूँ, 400 400 100 60, तो 400 और 100 500। मटेरियल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 500 किया था मैंने, 40,000 डिवाइडेड बाय 500, और 400 और 60 460, 9200 को मैंने 460 से डिवाइड किया था। तो पर यूनिट मटेरियल 40 रुपए और पर यूनिट कन्वर्जन 20 रुपए निकली थी। 40 नहीं 80 रुपए मटेरियल निकला था। अब इसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। एक मटेरियल का कंपोनेंट होगा और एक कन्वर्जन का कंपोनेंट होगा। न्यूमरेटर कितना?
पर यूनिट कॉस्ट का न्यूमरेटर कितना? मटेरियल का 90,000 और कन्वर्जन का 65,000, और डिनोमिनेटर कितना वो निकाला है 20,000 और 19,280। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या बन गई? थ्री पॉइंट, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। चलें होमवर्क लिख लें एक सवाल। Following data relates to process 1. Following data relates to process 1. Following data relates to process 1 for the month of May. Direct material cost 120,000, ब्रैकेट में लिखिए 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100,000, 1 लाख। FOH is applied. FOH is applied at 70%, 70% of direct labor cost. FOH is applied at 70% of direct labor cost. Closing work in process. Closing work in process 1,000 यूनिट्स, 1,000। और ब्रैकेट में लिखिए इन 1,000 के बारे में कि 100% मटीरियल और 45% कन्वर्जन, 45% कन्वर्जन। और हैं आउटपुट निकाल सकते हैं खुद ही कि नहीं? 8,000 इन थे, 1,000 वर्क इन प्रोसेस है क्लोजिंग, तो 8,000 इन थे, उनमें से 1,000 बचे हुए, तो 7,000 आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है 3, जिनमें से 2 आप करके आ रहे हैं और तीसरी आप ये कल करके आएंगे, तो मैं तीसरी रिक्वायरमेंट खुद कराऊंगा। पहली रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यही वाला टेबल। दूसरी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये 2 रिक्वायरमेंट्स तो वही हो गई जो मैंने आज अभी सिखाई हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपको कल खुद सिखाऊंगा। आप 2 रिक्वायरमेंट करके आ रहे हैं, तीसरी मैं करवाऊंगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ
इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये तीसरी चीज मैं कराऊंगा, पहली दो चीजें फिर आप कल करके आ रहे हैं। अच्छा, सब्र से अब आगे चलते हैं शुक्र पे। इसमें दो मैं आयात का जिक्र कर रहा हूँ। एक है अल्लाह ताला का फरमान है, और शुक्र करने वालों में से हो जाओ, और शुक्र करने वालों में से हो जाओ, यानी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि शुक्र करने वालों में शामिल हो जाओ। इसी तरह सूरह बकरा में एक और जगह इरशाद है, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, यानी मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। दोबारा सुनिए, सूरह बकरा में इरशाद है, बस तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और मेरा शुक्र अदा करो मेरी नाशुक्री ना करो, कुफ्र ना करो। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि शुक्र अदा करना है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।